हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के बारे में। मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड को लेकर उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न में खास तौर से कुछ चीज़ें नज़र आई। फाइनेंशियल्स जो फंडामेंटल डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, उसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कहीं न कहीं क्योंकि ये भी शूज़ बिज़नेस में है और बाटा भी सेम बिज़नेस में है, दोनों के बिज़नेस सेम है, दोनों के पास जो पोर्टफोलियो है कहीं न कहीं काफ़ी हद तक मैच करता है। तो उसके साथ छोटा-सा एक कंपैरिज़न भी करेंगे और हमें थोड़ा-सा आइडिया लगेगा कि मेट्रो ब्रांड्स में क्या करना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि मेट्रो ब्रांड्स में क्या करना चाहिए, तो मेरा प्योर ऑब्जेक्टिव आपके साथ सिर्फ एक ही है कि हम यहाँ पर क्या लर्निंग लेते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल्स को रीड करते हैं, किस तरह से टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को रीड करते हैं। मेरा पर्पज़ कहीं भी बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ सीखना है, चीज़ों को एनालाइज़ करना सीखना है। दिस इज़ माय मेन ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर आल्सो। नीचे मेरा हैंडल दिया गया है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करने लगे, उससे पहले एक बार बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके एक बार ब्रांड्स की बात करते हैं। तो इनके पास अपने ब्रांड्स भी हैं और इनके पास फ्रेंचाइजी भी है, बेसिकली थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है, जैसे पेज इंडस्ट्रीज जो कि ब्रांड को यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेल करती है। सेम तरीके से मेट्रो के जो अपने ब्रांड्स हैं, इनका इन्होंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो मेट्रो ब्रांड के नाम से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद में मोची निकाला, वोकवे, दा विंकी एंड एक और है यहाँ पर जे फोंटिनी, एज वेल एज थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं। थर्ड पार्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टू ब्रांड्स हैं, दैट इज क्रॉक्स एंड स्केचर्स। तो स्केचर्स, क्रॉक्स एंड क्लार्क्स, ये तीन जो फेमस ब्रांड्स हैं। और बाकी हमने यहाँ पर सारे ब्रांड्स के नाम मेंशन कर लिए। तो ये इनके ब्रांड्स हैं। अब इन ब्रांड्स में बेसिकली इनकी जो मेन सेल्स निकल कर आती है, जो मेन सेल्स है वो अभी स्केचर्स ने थोड़ा-सा यहाँ पर इम्प्रूव किया है, क्रोक्स ने थोड़ा-सा इम्प्रूव किया है। और मैं वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, मैं बाटा का ब्रांड भी यूज़ करता हूँ, जो इनका हश पपी है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और मैं स्केचर्स को एज़ ए जो मेरे स्पोर्ट्स शूज़ हैं उसके लिए यूज़ करता हूँ। मैं इससे ऊपर एडिडास में नहीं जाता। वो एडिडास वैसे मैं बता, जो मेरा फ्रेंड है आशिर बंसल, वो उसी को यूज़ करता है। ही इज़ मच मोर वो थोड़ा-सा बड़ा है हर एंगल से, बड़ा इन द सेंस कि खरीदने बेचने की सभी तरह की कैपेसिटी में भी और इंटरेस्ट में भी उसको ज़्यादा क्वालिटी पसंद है। मैं अपनी बजट, अपनी पॉकेट देखकर तब खर्च करता हूँ। तो यहाँ पर जब पॉकेट देखकर खर्च करने की बात है, तो जो स्केचर्स है बेसिकली कहीं न कहीं फ़ॉल करता है जो जनरल यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ हैं उनके, और जो एडिडास जैसी टॉप क्वालिटी स्पोर्ट्स शूज़ हैं उनके बीच में। तो जैसे पूमा है, तो शायद स्केचर्स, हाई एंड पूमा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जनरली बिकते हैं जैसे तो उनके और एडिडास के बीच में ये फॉल करता है। तो ये एक अच्छी मास कैटेगरी को यहाँ पर सर्व करते हैं, एक अच्छी मार्केट बनती जा रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। क्रॉक्स भी यहाँ पर अच्छा बिकना शुरू हो गया है। पहले भी बिकता था, लेकिन और अच्छे से इसकी ग्रोथ मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जब हम शॉपर स्टॉप में जाते हैं तो वहाँ पर क्रोक्स का जो पहले स्टॉल नहीं होता था, अभी वो नज़र आता है। तो इसी चीज़ से पता चलता है कि जहाँ जो चीज़ पहले नहीं थी, अभी वो वहाँ पर दिखनी शुरू हो जाए, तो यानी कि मैनेजमेंट यहाँ पर एग्रेसिव है। दे आर डूइंग गुड बिज़नेस। तो जब वो चीज़ दिखने लगी है अर्बन एरियाज़ में, और जहाँ तक बाटा की बात है, अभी बाटा को यहाँ पर बीच में लेकर नहीं आते। उनके पास अपने बहुत सारे ब्रांड्स हैं और ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स उनके पास इन हाउस हैं, अपने हैं। तो यहाँ पर जब मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस है इनका, अच्छा ग्रोइंग बिज़नेस है। और इनके दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट्स भी आए हैं। दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट्स इनके हर बार अच्छे आ रहे हैं। 304 करोड़ के दिसंबर 2020 के नंबर से इंक्रीज़ होकर 484 हुआ एंड नाउ दिस इज़ 599, ऑलमोस्ट 600। अच्छी ग्रोथ है। 98 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बढ़कर 168, देन 205, दिस इज़ ऑल्सो अगेन गुड नंबर। एंड नेट प्रॉफिट 66 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 102 करोड़ एंड नाउ 113 करोड़। तो अगर आप यहां पर देखो, तो जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 102 करोड़ से इंक्रीज होकर 113 करोड़ हुआ। ये उतना ज्यादा नहीं इंक्रीज हुआ। नहीं इंक्रीज होने का यहां पर रीजन क्या नजर आता है? डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ज्यादा यहां पर बढ़ गया है, और उसमें से वैसे अदर इनकम भी उतनी ज्यादा
बढ़ी है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट हैज बीन ऑलमोस्ट द सेम, बहुत ज्यादा इंपैक्ट वहां पर नहीं आया, बहुत ज्यादा उसमें मार्जिन में कमी नहीं है। तो लेकिन नेट प्रॉफिट में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, जबकि आनी चाहिए। तो नेट प्रॉफिट इज ग्रोन अप बाय 11%, जबकि जो सेल्स है, सेल्स हैज बीन इंक्रीज बाय मोर देन 20%। तो 20% सेल्स इंक्रीज होने पर नेट प्रॉफिट का 11% इंक्रीज होना, इस बात से यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर है मेट्रो ब्रांड्स के ऊपर आज की डेट में। तो ये एक पॉइंट है। अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करने लगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है इनकी, और नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी इनकी कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बीच में जो पैंडेमिक वाला ईयर था वहां पर सभी की हालत खराब थी, नोबडी वाज मूविंग आउट, तो वो एक नॉर्मल सा पॉइंट है। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो 74% तो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है। हु इज द प्रोमोटर? प्रोमोटर्स में यहाँ पर एक अच्छी बड़ी लिस्ट है इंडिविजुअल लोगों की, और जो ट्रस्ट है उनके ये एक बड़ी सी लिस्ट है। साथ में एफआईआईज के पास बहुत ज्यादा नहीं है, 3.22% है, और डीआईआईज के पास भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5% ही है। और पब्लिक में जो ये 17.65% नजर आ रहा है, इसमें से 15% तो रेखा झुनझुनवाला जी के पास है। तो यहां पर जनरल पब्लिक के पास कितना है? एक्चुअल में जनरल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 3.5% और 4% के आसपास है, यानी कि क्लोजली हेल्ड कंपनी है। और जब जनरल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 3-4% हो, तो उस स्टॉक को एक हाई लेवल पर लिस्ट करना, उसको उसके बाद में भी ऊपर लेकर जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो पूरा गेम जो अदानी ग्रुप में भी था, यहां पर क्या कहा जाता है कि अदानी ग्रुप ने बेसिकली अपनी कंपनीज को सारे ही शेयर्स अपने नाम पर करके, जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वहां पर लेकर, या फिर रिटेल पब्लिक में भी कुछ ही नाम को लेकर क्लोजली यहां पर होल्ड किया हुआ है। तो वो अपने इस स्टॉक को यहां ड्राइव कर रहा है, और जनरल पब्लिक के पास शेयर्स नहीं है तो वो फ्रॉड कर रहा है यहां पर। तो सेम चीज तो यहां भी हो रही है अगर आप ध्यान से देखोगे। तो ये जनरल है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, दिस इज जस्ट नॉर्मल, क्योंकि ओपन मार्केट है। जितने भी रूल्स सेबी ने डिफाइन किए हुए हैं उसी के हिसाब से मेट्रो ब्रांड्स में भी होल्डिंग है, और उन्हीं के हिसाब से बाकी जगह भी होल्डिंग है। तो ये क्लैरिटी यहां पर है। तो इसका रीजन मैं बता पा रहा हूं कि मार्केट में सिर्फ 4% है, लेकिन जब भी कोई कंपनी इस तरीके से लिस्ट होती है, और तो उसके बाद में जो काफी इन्वेस्टर्स हैं उसमें से निकलना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि एक साल जैसे ही किसी भी कंपनी को लिस्ट होकर होता है, उसके बाद में उसमें अक्सर देखा गया है कि गिरावट आनी शुरू होती है, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो एक साल तक, क्योंकि कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है एंकर इन्वेस्टर्स की कि आप लिस्टिंग के बाद 1 ईयर तक नहीं निकलोगे, उसके बाद में आप निकल सकते हो। तो यहां पर 1 ईयर का टाइम कब पूरा होता है, ये कंपनी लिस्ट कब हुई थी? दिस कंपनी गॉट लिस्टेड ऑन 22nd December 2021, एंड 22nd December 2021 यहां पर कब पूरा होता है? ये पूरा होता है 22 अभी हाल फिलहाल ही। उसके बाद सिर्फ अभी 1 मंथ ही, 2 मंथ्स ही यहां पर बीते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 मंथ ही पास हुआ है। यानी कि अब यहां पर शायद गिरावट देखने को मिले। हो सकता है इससे पहले भी यहां से कुछ बिकवाली हुई हो, कुछ ट्रांजैक्शंस बनी हो, कुछ माल निकाला गया हो, और हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास चीजें पहुंची भी हो। लेकिन इस बात को डिटेल में समझा कैसे जाए कि विवेक भाई एक्चुअल में सच्चाई में हो क्या रहा है। तो हमने पहले यहां पर बिजनेस देख लिया, बिजनेस इज गुड बिजनेस, दे हैव वेरी गुड ब्रांड्स, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। इट इज ए ग्रोइंग बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे यहां से ये बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि इनके पास अच्छे ब्रांड्स हैं, मार्केट में एक्सेप्टेंस है। सेकंड पॉइंट आता है इनके फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स को अगर देखने लगे तो फाइनेंशियल्स में 2 चीजें होती हैं। एक की कंपनी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो बैलेंस शीट देखो स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20%, जो डेट इक्विटी रेशियो है, इनके पास जो लोन है, डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट मैनेजेबल है, लेकिन अगर इतना डेट नहीं होता तो थोड़ा सा शायद अच्छा होता, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज ओके, क्योंकि इनके पास कैश भी होगा, 255 करोड़ रुपीस का कैश भी है, उसके अगेंस्ट यहां पर 805 करोड़ की इनके पास एसेट्स हैं, एंड दे आर
ग्रोइंग द फिक्स्ड एसेट्स एज वेल, यानी कि यहाँ पर बिजनेस बढ़ा भी रहे हैं, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन। अब बात करते हैं एक बार, क्योंकि किसी भी बैलेंस शीट में दो चीजें देखी जाती हैं यहाँ पर। एक तो कंपनी की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ, कंपनी स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखा जाता है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन को कैसे यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए? वैल्यूएशन को जनरली जो सेम ग्रुप की, सेम सेक्टर की, सेम साइज की कंपनी है उसके साथ में अगर वैल्यूएशन को कंपेयर किया जाए तो काम थोड़ा सा इजी होता है। अब इस चीज को कैसे समझा जाए? बड़ा सिंपल सा तरीका है कि इसकी मेट्रो ब्रांड की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। दिस इज 22,000 करोड़ रुपीस, 21,906 करोड़ रुपीस, यानी कि 22,000 करोड़ रुपीस। और बाटा की कितनी है आज की डेट में? बाटा की है 19,000 करोड़ रुपीस, यानी कि बाटा इंडिया से ऑलमोस्ट 10%, 8 टू 10% इसकी मेट्रो ब्रांड्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। अब यहां पर ये तो ज्यादा हो गई। अब सेल्स की एक बार बात करते हैं कि सेल्स किसकी कितनी है। तो अगर P&L स्टेटमेंट में जाकर देखते हैं, मेट्रो ब्रांड की जो सेल्स है दैट इज 1986 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 करोड़। और यहां पर बाटा इंडिया की जो सेल्स है दैट इज 3200 करोड़, यानी कि 3200 करोड़ की सेल्स करने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, और 1900 यानी कि 2000 करोड़ रुपीस की सेल्स करने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पर ज्यादा है। यानी कि करंट में जो मेट्रो ब्रांड है बाटा के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है एटलीस्ट 50% से। 50% से नहीं बल्कि इसको 60% से कहा जाएगा, क्योंकि 2000 करोड़ की सेल्स है यहां पर मेट्रो ब्रांड्स की और 3200 की है बाटा की। तो बाटा की सेल्स 60% ज्यादा है मेट्रो ब्रांड के कंपैरिजन में। तो यहां पर जब 21,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन मेट्रो ब्रांड की है, तो बाटा की 21,000 करोड़ से भी 60% ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 33,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। 33 नहीं, उससे ज्यादा बैठती है यहां पर, यस 34,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, जबकि कितनी है 19,000 करोड़ है। तो देयर इज ए गैप बिटवीन वैल्यूएशन। मेट्रो ब्रांड काफी ओवर वैल्यूड है बाटा के कंपैरिजन में। हम में से कुछ लोग बात कर सकते हैं विवेक भाई यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी को भी तो ध्यान में रखेंगे। तो जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, अभी हाल फिलहाल में इन्फ्लेशन जिस तरीके से हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे हुई है इस पीरियड में, और बाटा भी अपनी इस प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रख पाया है आज तक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम एक बार दोनों नंबर्स को हम देखने भी लगे तो यहां पर हम आरओसी को देख सकते हैं। बाटा इज ऑल्सो मेंटेनिंग द आरओसी ऑफ 25% और मोर टिल द मींस प्री कोविड सिचुएशन तक। और अगर मेट्रो ब्रांड की बात करने लगे तो इनका भी एक बार देख लेते हैं कि कितना आरओसी है। तो इनका आरओसी 32, 21, 20 के आसपास ही है। अब बात करते हैं एक बार और नंबर्स की भी, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नंबर्स हैं, जिससे हमें और थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिटी आ जाए। प्री कोविड की बात करते हैं। प्री कोविड में मार्च 2020 में 1285 करोड़ की सेल्स थी एंड प्रॉफिट वाज 161 करोड़ इन केस ऑफ मेट्रो। एंड बाटा के केस में 2020 में जो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी थी दैट वाज 329, जस्ट डबल थी। तो ऐसा नहीं है कि इनका प्रॉफिट डबल नहीं रहा, इसके बाद में यहाँ पर सेल्स इनकी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेल्स वगैरह बढ़ती रहती हैं। जैसे मैंने अभी एक कंपैरिजन किया था पेज इंडस्ट्रीज का और लक्स इंडस्ट्रीज का। जिस टाइम पर पेज इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रही थी उस टाइम पर लक्स इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, और जिस टाइम पर लक्स इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी उस टाइम पर पेज इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रही थी। तो ऐसा हो जाता है, लक्स बढ़ रही थी पेज नहीं बढ़ रही थी, और जब पेज बढ़ रही थी तो लक्स नहीं बढ़ रही थी। तो ऐसा रहता है हमेशा। सेम ही चीज यहां पर भी हो सकती है। ओवरऑल देखी जाए तो सेल्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन कंपनीज को नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना आता है। दीज आर द लीडिंग कंपनीज ऑफ देयर ओन सेक्टर। सो ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें, मींस बैलेंस शीट स्ट्रांग है यहां पर, फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन की बात करें तो बाटा के कंपैरिजन में दिस इज ओवर वैल्यूड। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स में क्या नजर आता है। जैसा मैंने आपको बताया, टेक्निकल्स में 1 ईयर हैज बीन कंप्लीटेड। यहां पर 1 ईयर के बाद प्रेशर अक्सर देखने को मिलता है, और यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ, और ये बना भी है, और उसने ब्रेक डाउन भी दिया है, और उसके बाद में आज इसमें वापस से डोजी भी बनी है जो यहां पर फर्दर प्रेशर रख सकती है। तो ये किस तरीके से है, दिस इज द शोल्डर, दिस इज वन मोर शोल्डर, दिस इज द हेड, और यहां पर ये एक शोल्डर है। तो राइट में वन शोल्डर है, दिस इज द शोल्डर,
एंड ये एक टॉप पर मिड में हेड है और ये हमारा लेफ्ट में शोल्डर है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन के बाद में रुका, वापस से चलना शुरू किया। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कहां पर आता है? रेसिस्टेंस आता है जो इसने यहाँ रेसिस्टेंस लिया, जो इसका शोल्डर का टॉप है। तो शोल्डर का जो टॉप है बेसिकली दिस इज ए रेंज, और रेंज किस तरह से डिफाइन करेंगे? द टॉप ऑफ द शोल्डर एंड जो यहाँ पर रेसिस्टेंस जहां से सेलिंग प्रेशर आया है। अब सेलिंग प्रेशर आप साफ साफ देख सकते हो किस तरीके से आता है। नीचे से चलना शुरू किया, यहां पर सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर ये भी पूरा सेलिंग प्रेशर है कि इंट्राडे में यहां तक गया, पूरे जोड़ लगाए और सारा माल वापस से बेचकर नीचे गिरा दिया गया। फिर से कोशिश की, फिर से माल बिका, फिर से इसने कोशिश की, यहां पर फिर से माल बेचा गया, फिर कोशिश की। आप यहां पर देखो कि ये भी सेलिंग है सेम रेंज में रखकर, ये भी सेलिंग है सेम रेंज में रखकर, एंड दिस इज आल्सो सेलिंग सेम रेंज में रखकर। ऊपर ओपन किया गया, फिर माल बेचा गया, ऊपर बढ़ने की कोशिश की गई इंट्राडे में, फिर यहां पर माल निकाला गया, ये पूरा माल निकाला गया, ये पूरा सेलिंग प्रेशर है। साफ साफ नजर आता है। एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाकर बेस से ऊपर, बिना किसी बेस के ऊपर ले जाना और साथ के साथ फिर से लगातार माल निकालना, ये सारा सेलिंग प्रेशर है। अब उसके बाद में फिर से चलना शुरू किया, फिर सेलिंग प्रेशर आया, सेम लेवल पर फिर से सेलिंग प्रेशर आया, सेम लेवल पर फिर से सेलिंग प्रेशर है। इसको मैं काउंटर अटैक कहता हूं कि हर बार सेम लेवल पर पहुंचना। सो दिस इज ए रेंज बेसिकली, जिस रेंज में यहां पर माल निकाला जा रहा है, ये पूरी की पूरी रेंज है 20% की। मैं अगर बाकी पूरा ये यहां से डेटा एक बार हटा दूं तो सेलिंग प्रेशर वाली रेंज कौन सी है आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज दिस रेंज। इस रेंज में जब भी ऊपर की तरफ जाता है काउंटर अटैक होता है रेड कैंडल के साथ, और वापस से इसको खींचकर नीचे ले आया जाता है और वापस से ये नीचे ही लेकर आ रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि ये कहां से ऊपर से कितना और ऊपर जा सकता है। देखो, कभी भी कोई भी ऑपरेटर किसी भी स्टॉक को एक बार और लोगों को याद दिलाने के लिए कि मैं थका नहीं हूं, मैं ऊपर इसको लेकर जाऊंगा, और ऊपर ले जाकर यहां पर कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है कि यहां पर अभी रैली खत्म नहीं हुई और लाइफ टाइम हाई एक बार बना दिया था, लेकिन फिर से उसके बाद पिटाई होती है। इस तरह की एग्जांपल कोई एक नहीं है। इस तरह की एग्जांपल आप टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड टीटीएमएल में भी देख सकते हो, वो मैंने वीडियो बनाई थी। टाटा एलएक्सी में भी देख सकते हो, और उसके उससे अलग पता नहीं कितनी सारी वीडियोस हैं इस तरह की कि अभी जैसे मैंने उससे पहले पेज इंडस्ट्रीज की भी वीडियो बनाई थी, आप उसमें भी देख सकते हो। अभी मुझे टाइटन में भी सेम सीन नजर आ रहा है, वैसे उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। लेकिन यहां पर क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक लगातार एक ही डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर नीचे होता रहता है। अभी यहां पर नीचे की तरफ को सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना घूमना फिरना था लोगों का कोविड के बाद, जितने स्पोर्ट्स शूज बिके हैं, जितने क्रोक्स बिके हैं, शायद यहां पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आएगा, और जो एक ऑफिशियल शूज हैं जो लेदर के हैं, बिल्कुल फॉर्मल शूज हैं, शायद उसमें अब बढ़ोतरी नजर आएगी। ये ऐसे ही जिगजैग वे में साइकिल चलती है। अगर आज किसी ने फॉर्मल शूज परचेज कर लिए तो शायद 2 इयर्स तक फिर फॉर्मल नहीं आते, फिर कैजुअल आते हैं, कैजुअल के बाद फिर 2 इयर्स तक तो ये एक मीन्स इसी तरीके से चीजें काम करती हैं। और खास तौर से अगर आप इस चीज को स्टडी करोगे, बैक टेस्ट जाकर देखोगे, तो आपको सेम पैटर्न इसी तरह के नजर आएंगे। चीजों को समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें बैक टेस्ट करना है, पास्ट में जाना है, उनके पैटर्न को समझना है। यहाँ पर जनरल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, कुछ इसमें बहुत बड़े 30 मार का बनने की जरूरत नहीं होती, बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ आप इन सब चीजों को समझ सकते हो। तो यहाँ मुझे साफ साफ एक गिरावट नजर आती है। अब वो गिरावट को आपने कैसे यूज करना है वो आपने समझना है। मेरे हिसाब से आप देखोगे ये पूरा का पूरा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और यहां से अगर गिरावट आती है तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट आती है, सीधी सीधी सपोर्ट, जहां पर पहले रेसिस्टेंस था, वो लेवल इसका सपोर्ट का निकल कर आता है, एंड दैट लेवल इज 624। सो 804 से गिरता हुआ ये 624 के आसपास 22-23% की तो मुझे गिरावट नजर आती ही है। अगर उसके बाद अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, देन इट कैन कम डाउन टू 517 ऑल्सो। वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज जो पहले वाली ये रेसिस्टेंस जो था, जो रेसिस्टेंस ऊपर निकलने के बाद में सपोर्ट बन चुका है, दिस इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मेरा मानना यह है, अगर मैं इसको खरीदने की सोच रहा होता तो इस पूरी चीज को समझने के बाद में यहां पर परचेज तो नहीं करता। सो दिस वाज क्लियर। अगर ये मेरे पास रखे होते तो मैं यहां से निकल जाता, दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन निकलने के बाद में अगर ये और ऊपर चला जाता तो क्या पछताना होता?
तो देखो, इसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ। स्टॉक मार्केट में कुछ हमारी कहीं ये हैबिट तो नहीं कि प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी पछताएँगे और लॉस बुक करेंगे तो भी पछताएँगे और एक ही रेंज में रहेगा तो भी पछताएँगे। ऐसा करने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पर बिज़नेस एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ अ ग्रेट बिज़नेस। फाइनेंशियल एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल एनालिसिस के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट का स्ट्रॉन्ग होना और वैल्यूएशन होना। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बिज़नेस भी स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में वैल्यूएशन, वैल्यूएशन दूसरी सेम साइज की कंपनी के कंपैरिजन में जो मार्केट लीडर है, इससे बड़ी कंपनी है क्योंकि उसकी सेल्स 3200 करोड़ है, इसकी 1900 करोड़ है, तो उससे बड़ी कंपनी है, उसके कंपैरिजन में ये 60% ओवर वैल्यूड है, यानी कि नीचे आने का यहाँ पर स्कोप काफी है। उसके बाद में 1 ईयर पूरा हो चुका है लिस्टिंग के बाद। ऐसे में ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि थोड़ा सा 1 ईयर के बाद में सेल ऑफ आता है। आप इस चीज को हिस्ट्री में चेक करके देखना। उसी चीज को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब अगर इन सब चीजों के बावजूद भी ऊपर निकल जाए तो इसीलिए इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, आज की डेट में जो कुछ भी सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, हमें उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो मैं इस हिसाब से ट्रेड करने वाला हूं, यानी कि अगर मेरे पास ये मेट्रो के शेयर्स होते तो मैं इस हिसाब से ट्रेड करता। मेरे पास मेट्रो ब्रांड्स के शेयर्स नहीं है क्योंकि मैं आईपीओ में जनरली लगाता नहीं हूं। उसके बाद में मेरे पास शायद इस स्टॉक के ऊपर ज्यादा निगाह नहीं गई या फिर इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। और अभी देखा जाए तो अभी इसमें नीचे की तरफ को डाउन साइड नजर आती है, ऊपर की तरफ पैटर्न बना हुआ है। नीचे आने के लिए आपने अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना है। मेरा काम आपको सिर्फ सिखाना है कि कभी भी स्टॉक के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब पैटर्न हो, जब वैल्यूएशन सस्ते हो जाएं, देन ओनली वी शुड बाय। बाय करने का पैटर्न हो, वैल्यूएशन सस्ते हो जाएं, तब बाय करना चाहिए। बिजनेस उसमें भी अच्छा होना चाहिए, बैलेंस शीट उसमें भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। आप अपना ख्याल मीन्स रखना कभी नहीं छोड़ना, ख्याल रखते रहिए। और ख्याल रखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम वेन एवर यू आर ईटिंग समथिंग, आस्क योर सेल्फ वेदर दिस इज गुड फॉर यू। वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग समथिंग, आस्क योर सेल्फ वेदर दिस इज गुड फॉर यू। अगर अपने लिए वो अच्छा है, अपनी इस हेल्थ के लिए अच्छा है तो उसको खाना। अदरवाइज समझ के चलना कि अगर लंबी उम्र जीनी है तो अपने हाथों से तो अपनी इस फिजिक को बेकार ना किया जाए, अपने हाथों से इस फिजिक का ख्याल रखा जाए। क्योंकि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा सबसे अच्छा कोई फ्रेंड है तो हमारी ये फिजिक ही है, जो हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड है, जो हमारा साथ एक्चुअल में नहीं छोड़ती, हम ही इसका साथ छोड़ देते हैं, इसको बेकार चीजें खिलाकर और इसको बेकार चीजें पिलाकर। तो अपना ख्याल रखिए और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।